कुछ लोगों को एक ही फिल्म या शो बार बार देखने की आदत होती है। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों होता है। WHO ने पहली बार ओजेम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। एयर फ्रायर में खाने को और हेल्दी बनाने की 3 टिप्स जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. Sensodent toothpaste for sensitive teeth. ऑफिस में दिन बुरा बीता, घर आए, खाना खाने बैठे और टीवी पर लगा लिया फ्रेंड्स। पार्टनर से झगड़ा हो गया, मन एकदम उदास है, टीवी देखने का मन तो नहीं है, फ्रेंड्स लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोर हो रहे हैं, चलो कोई फिल्म या सीरीज देखते हैं। घंटों चूज करने के बाद आखिर क्या देखा? वही हजारों बार देखा जा चुका फ्रेंड्स। हो सकता है आपकी जिंदगी में फ्रेंड्स की जगह हैरी पॉटर, द ऑफिस, यंग शेल्डन, मैं हूं ना, DDLJ या फिर कोई और फिल्म या शो हो, कोई सीरीज हो। आप उसे सैकड़ों बार देख चुके हैं, हर सीन, हर डायलॉग रटा हुआ है, फिर भी बार बार देखने का मन करता है। देखकर अच्छा लगता है, सेफ सा महसूस होता है, बहुत कोजी लगता है। इसलिए इसे कहते हैं कंफर्ट वॉचिंग। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि एक ही शो या मूवी को बार बार देखकर अच्छा क्यों लगता है, कौन लोग ऐसा ज्यादा करते हैं, कब इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है और इस लूप से बाहर कैसे निकलें। सुनिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ शोज या मूवीज हम बार बार देखते हैं? फ्रेंड्स, द ऑफिस, DDLJ या हैरी पॉटर। हमें सब डायलॉग्स याद होते हैं, फिर भी हम देखते हैं। जब हम किसी शो या मूवी को बार बार देखते हैं तो हमारे दिमाग को कंफर्ट मिलता है। नई चीजें अनसर्टेन होती है, लेकिन पुरानी कहानी फेमिलियर लगती है। कैरेक्टर्स, सीन्स, जोक्स सब जाने पहचाने होते हैं। हमारे ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है, मतलब हमें पता हो कि आगे क्या क्या होने वाला है। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और एंजाइटी भी कम होती है। ये एक इमोशनल सेफ्टी जोन की तरह काम करता है, जैसे पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। हम जानते हैं उनके रिएक्शंस, उनकी आदतें, उनकी पर्सनालिटीज। वैसे ही पुराने शोज हमें एक सेफ फीलिंग देते हैं। और जब लाइफ में स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तब हम और ज्यादा रिवॉच करते हैं, क्योंकि वही फेमिलियर स्टोरी हमारा कंफर्ट ब्लैंकेट बन जाती है। रीवॉचिंग को साइकोलॉजी के एंगल से समझते हैं तो इसके पीछे 2 रीजंस हैं, कंट्रोल और कनेक्शन। कंट्रोल इसलिए क्योंकि हमें सब पता होता है, कोई बुरा सरप्राइज नहीं आएगा उस शो में। जब हमारे लाइफ में स्ट्रेसेस चल रहे हो, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। ये लेकिन तब ये फेमिलियर शो एक प्रेडिक्टेबल कंफर्ट देता है। तो पहला रीजन था कंट्रोल और दूसरा है कनेक्शन। हम उन कैरेक्टर्स से इमोशनली जुड़ जाते हैं। वो शो हमारे लाइफ के किसी खुश वक्त की याद दिलाता है, जैसे कि हमारा बचपन, कॉलेज डेज या फैमिली के साथ स्पेंड किया हुआ अच्छा वक्त। तो बार बार देखने पर वो नॉस्टैल्जिया और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग फिर से आती है, जिससे हमें पॉजिटिव लगता है। ऑलमोस्ट सभी लोग कभी कभी रिवॉचिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, जिनको एंजाइटी होती है या जिन्हें चेंज से डर लगता है। इंट्रोवर्टेड लोग या जिनके लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है, वो रिवॉचिंग को अपनी कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं, यानी मूड बैलेंस करने का तरीका। कभी कभी ये इमोशनल सेल्फ सूदिंग होता है, जैसे किसी कोजी ब्लैंकेट के अंदर आप अपने आप को काम फील करते हो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ वही शोज देख रहे हैं और नए एक्सपीरियंस के लिए आपके लाइफ में स्पेस ही नहीं है, तो छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। नया शो किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ देख लीजिए ताकि हेजिटेशन कम हो। शॉर्ट और फनी शोज से शुरुआत कीजिए, लंबी पिक्चर बाद में स्टेप इन कर सकते हैं। या कोई और कंफर्टिंग एक्टिविटी कीजिए जिससे आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प हो जाएगी, जैसे कि वॉकिंग, म्यूजिक, जर्नलिंग
माइंडफुलनेस या फिर कोई प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अगर आप रिवॉचिंग सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेस या इमोशन से एस्केप करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको पहचानना जरूरी है। और अगर ये पैटर्न आपको परेशान कर रहा है, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना एक हेल्दी स्टेप है। कोई शो या मूवी बार बार देखना गलत नहीं है, पर उन्हें आप क्यों देख रहे हैं वो समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ कंफर्ट के लिए है या रियलिटी से बचने के लिए? अगर कंफर्ट के लिए है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रियलिटी से बचने के लिए है तो अपने इमोशंस शेयर करना, किसी प्रोफेशनल की मदद लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ओजेम्पिक नाम तो सुना होगा। ये डायबिटीज और ओबेसिटी की दवा है, इंजेक्शन से दी जाती है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सेलेब्स इसकी मदद से वजन घटा रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज ने तो खुलकर ये माना भी है, जैसे टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क, ओपरा विनफ्री, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, एक्ट्रेस एमी शूमर वगैरह वगैरह। लिस्ट तो बहुत लंबी है। दुनिया भर में वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक और उसकी जैसी दूसरी दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जैसे विगोवी और मुंजारो। लेकिन इन दवाओं में ऐसा क्या है जिससे वजन घटाना इतना आसान हो जाता है? दरअसल ये सभी GLP-1 ड्रग्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इन दवाओं में सेमाग्लुटाइड या टिरजेप्टाइड या फिर लिराग्लुटाइड होता है। इन सभी को GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स कहा जाता है। GLP-1 यानी कि ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक इंक्रेटिन हार्मोन है, यानी हाजमे से जुड़ा हुआ। खाना खाने के बाद ये खून में शुगर का लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है, भूख कम करता है। इससे इंसान अपनी भूख पर कंट्रोल कर पाता है, वो ज्यादा नहीं खाता और वजन घटाने में मदद मिलती है। इन दवाओं के बेधड़क बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्हें 1 दिसंबर 2025 को इशू किया गया है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले 5 सालों में ओबेसिटी से पीड़ित लोगों की संख्या दुगनी हो जाएगी। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 2024 में करीब 37 लाख मौतों के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ओबेसिटी का भी था। एक ओबीज इंसान कौन होता है ये भी समझ लीजिए। WHO के मुताबिक अगर किसी अडल्ट का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 30 या उससे ज्यादा है तो वो ओबीज माना जाता है। BMI एक स्केल है जो बताता है कि जेंडर, हाइट और उम्र के हिसाब से किसी इंसान का वजन ठीक है या नहीं। ओबेसिटी की वजह से दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ तरह के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो लोग पहले ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए ओबेसिटी और ज्यादा खतरनाक है। ओबेसिटी कम करने में GLP-1 थेरेपीज मदद कर सकती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, अडल्ट्स में मोटापे के इलाज के लिए GLP-1 थेरेपीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को ये नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर इन थेरेपीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कितनी सेफ हैं, इस पर अभी कोई भी पर्याप्त डेटा मौजूद नहीं है। इन थेरेपीज की लागत भी फिलहाल काफी ज्यादा है। हमारा हेल्थ सिस्टम इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो लोग मोटापे के लिए GLP-1 थेरेपीज ले रहे हैं उनके लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना जरूरी है। जैसे उन्हें एक हेल्दी डाइट अपनानी चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे इलाज और बेहतर होगा। WHO की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस कहते हैं, ओबेसिटी एक बड़ा ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। नई गाइडलाइंस मानती हैं कि ओबेसिटी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसे व्यापक इलाज और देखभाल से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ दवाइयों से इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन GLP-1 थेरेपीज लाखों लोगों को ओबेसिटी से उबारने और उससे जुड़े खतरों को कम करने में मदद कर सकती है। ओबेसिटी किसी एक व्यक्ति की दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। इससे निपटना है तो 3 चीजें करनी होंगी। पहली, ऐसी नीतियां लागू करनी होंगी जो लोगों की सेहत बेहतर बनाएं और मोटापा बढ़ने से रोकें। दूसरी, जिन लोगों में ओबेसिटी और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा है उन्हें समय रहते पहचाना जाए, उनकी स्क्रीनिंग हो और उस हिसाब से इलाज किया जाए। तीसरी चीज, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसका पूरा इलाज हो। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएं तो दुनिया भर में ओबेसिटी पर कंट्रोल किया जा सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। एयर फ्रायर, इसमें आप खाने की कई चीजें बना सकते हैं, वो भी कम तेल में, बड़ी आसानी से। लेकिन सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी रील्स वायरल होती रहती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि एयर फ्रायर में कुकिंग करना सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें खाना बनाने पर एक्रिलामाइड नाम का एक तत्व पैदा होता है जो कैंसर कर सकता है।
पर कई एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि चिंता की बात ही नहीं है, एयर फ्रायर एकदम सेफ है। एयर फ्रायर कैसे काम करते हैं, क्या ये सेफ हैं, और एयर फ्रायर में हेल्दी कुकिंग की कुछ टिप्स हमने जानी रीसेट की फाउंडर और न्यूट्रिशनिस्ट इष्टि सलूजा से। न्यूट्रिशनिस्ट इष्टि बताती हैं कि एयर फ्रायर को छोटा लेकिन तेज चलने वाला अवन समझिए, जो खाने पर बहुत गर्म हवा घुमाकर उसे पकाता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक हीटिंग कॉइल जो गर्मी पैदा करती है, दूसरी फैन जो उस गर्म हवा को तेजी से खाने के चारों ओर घुमाता है। जब तेज और गर्म हवा बार बार खाने से टकराती है तो वो खाने में मौजूद नमी को सुखाती है। इससे खाने के बाहर की जो परत है, जो लेयर है, वो क्रिस्पी यानी कुरकुरी हो जाती है। साथ ही खाना अंदर से भी पक जाता है। एयर फ्रायर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खाना जल्दी बनता है, तेल भी ना के बराबर इस्तेमाल होता है। इस वजह से हेल्थ कॉन्शियस लोगों को एयर फ्रायर में खाना बनाना काफी पसंद है। जब आप किसी चीज को कढ़ाई में तलते हैं तो उसमें खूब तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप वही चीज एयर फ्रायर में बनाते हैं तो बामुश्किल 1 चम्मच तेल या घी लगता है। इसलिए खाने में फैट और कैलोरी दोनों कम होती हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियों का और ओबेसिटी का रिस्क घटता है। जिन चीज़ों में स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे आलू, ब्रेड और मैदे से बनी चीज़ें, इन्हें डीप फ्राई करने पर एक्रिलामाइड नाम का तत्व बन सकता है, जिसे कैंसर करने वाला माना जाता है। लेकिन जब आप इन्हीं चीज़ों को एयर फ्राई करते हैं तो एक्रिलामाइड बनने का खतरा नहीं होता। एक फ़ायदा और है, एयर फ्रायर में खाने के पोषक तत्व कम नहीं होते। बस ये ध्यान रखना है कि खाना ज़रूरत से ज़्यादा ना पके। अब बात की एयर फ्रायर में हेल्दी कुकिंग कैसे करें। पहली टिप, ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें। एयर फ्रायर में खाना कम तेल में ही तैयार हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ऑयल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप, एयर फ्रायर की बास्केट को ओवरलोड ना करें, इससे खाना पकने में दिक्कत आ जाती है। अगर बास्केट फुल होगी तो हवा ठीक से घूमेगी नहीं, इससे खाना पूरी तरह पकेगा नहीं। इसलिए अगर आपने 15 मिनट का टाइमर लगाया है तो 8-10 मिनट बाद बास्केट को हिलाइए ताकि खाना अच्छे से पक सके। तीसरी टिप, एयर फ्रायर का तापमान बहुत ज़्यादा ना रखें। आमतौर पर 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर कुकिंग हो जाती है। वेज, नॉन वेज दोनों ही चीज़ें पक जाती हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।